पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं अनुराधा तंवर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गन्ने की वैज्ञानिक खेती व इसमें किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। गेहूं की कटाई, गहाई एवं भंडारण पर जानकारी। ग्लैडियोलस फूल की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। किसान भाइयों, कार्यक्रम के कल के अंश में आपने देखा कि आपके गन्ने की फसल से अधिक उपज एवं लाभ लेने के लिए गन्ना की बुवाई में कौन कौन सी तकनीकियों को अपनाया जाए। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे इसकी खेती हेतु बीजों के चयन, खाद एवं उर्वरक की मात्रा एवं बुवाई के बाद किए जाने वाले प्रबंधन आदि के बारे में, जिससे कि आप गन्ने की फसल से अच्छा उत्पादन ले सके। तो आइए इस विषय पर संपूर्ण जानकारी लेते हैं कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। किसान भाइयों, आइए बात करते हैं जल प्रबंधन के बारे में। तो गन्ने की फसल में गर्मी के दिनों में भारी मिट्टी वाले खेतों में 8 से 10 दिन के अंतर पर एवं ठंड के दिनों में 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई करना लाभदायक रहता है। इसी तरह हल्की मिट्टी वाले खेतों में 5 से 7 दिन के अंतर पर गर्मी के दिनों में एवं ठंड के दिनों में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना लाभदायक पाया गया है। सिंचाई की मात्रा कम करने के लिए कतारों के बीच में गन्ने की सूखी पत्तियों की पलवार 10 से 12 सेंटीमीटर की तय बिछा देना चाहिए। गर्मी के मौसम में जब फसल 5 से 6 माह की होती है, तब तक आप फव्वारा विधि द्वारा 40% तक पानी की बचत कर सकते हैं। वर्षा के मौसम में खेत में उचित जल निकास का प्रबंधन रखना चाहिए। खेत में पानी के जमाव से गन्ने की बढ़वार एवं रस की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, कभी कभी खेतों में पंक्तियों के बीच कई जगह रिक्त स्थान रह जाता है। इसका कारण है कि गन्ने का बीज ठीक ढंग से अंकुरित नहीं हो पाता या फिर मर जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए खेत में गन्ने की बुआई के साथ साथ अलग से सिंचाई स्रोत के पास एक नर्सरी तैयार कर लें। इसमें बहुत ही कम अंतराल पर 1 आंख के टुकड़ों की बुआई करें। खेत में बुआई के 1 माह बाद कतार के बीच खाली पड़ी हुई जगह पर इस पौध को प्रतिस्थापित कर दें। आइए अब चर्चा करते हैं गन्ने की फसल में खरपतवार प्रबंधन पर। गन्ने का अंकुरण देर से होने के कारण कभी-कभी खरपतवारों का अंकुरण गन्ने से पहले हो जाता है, जिसके नियंत्रण हेतु एक गुड़ाई करना आवश्यक होता है, जिसे हम अंधी गुड़ाई कहते हैं। आमतौर पर प्रत्येक सिंचाई के बाद एक गुड़ाई करना आवश्यक होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फसल की 90 से 100 दिन की अवस्था तक खेत में खरपतवार नहीं उगने देना चाहिए एवं बरसात प्रारंभ होने से पहले पौधों के आसपास मिट्टी चढ़ाने का कार्य अवश्य पूरा कर लेना चाहिए।
किसान भाइयों, यदि आपके क्षेत्र में मजदूरों की कमी है तो आप रासायनिक विधि द्वारा भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए बुआई के पश्चात एवं अंकुरण से पूर्व खरपतवारों के नियंत्रण हेतु एट्राजीन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 1 सप्ताह के अंदर खेत में समान रूप से छिड़काव कर दें। खड़ी फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु 2,4-D सोडियम साल्ट 2.8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। यह छिड़काव बुआई के 45 दिन बाद तक कर सकते हैं। खड़ी फसल में चौड़ी एवं सकरी मिश्रित खरपतवार के नियंत्रण हेतु 2,4-D सोडियम साल्ट 2.8 किलोग्राम एवं मेट्राब्यूजिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 45 दिन बाद तक इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन बताए गए नींदानाशकों का उपयोग करते समय खेत में नमी का होना आवश्यक रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, गन्ने को गिरने से बचाने हेतु गन्ने के कतार के दोनों तरफ 15 से 30 सेंटीमीटर मिट्टी 2 बार अवश्य चढ़ाएं। जब पौधा 1.5 से 2 मीटर का हो अर्थात फसल की बुआई के 120 दिन बाद तथा दूसरी बार मिट्टी 150 दिन की फसल पर चढ़ाना आवश्यक रहता है। गन्ने की बंधाई करें तथा इसमें तनों को एक साथ मिलाकर पत्तियों से आपस में बांध दें। यह कार्य 2 बार तक करें। पहली बंधाई अगस्त में तथा दूसरी बंधाई जब पौधा 2 से 2.5 मीटर का हो तब करना चाहिए। बंधाई का कार्य इस प्रकार करें कि हरी पत्तियों का समूह एक जगह एकत्रित न हो, अन्यथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। आइए अब चर्चा करते हैं गन्ने की फसल में पौध सुरक्षा के बारे में। कीटों के अंतर्गत अग्र तना छेदक कीट का प्रकोप गन्ने की फसल में बहुतायत से देखा गया है। इसका प्रकोप अक्टूबर से नवंबर माह में अधिक होता है। गन्ने का दूसरा कीट है पायरिल्ला। इसके निम्फ एवं प्रोण पत्तियों का रस चूसकर शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ का स्त्राव करते हैं, जिसमें काले रंग की परत विकसित हो जाती है। यह परत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित करती है। इस कीट के प्रबंधन हेतु आवश्यकता पड़ने पर क्विनालफास 25 EC 1.5 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करना चाहिए। आइए अब हम चर्चा करते हैं गन्ने की फसल में लगने वाले रोगों पर। तो गन्ने का सबसे भयंकर रोग है लाल सड़न रोग। इस रोग के कारण रोगी पौधों की ऊपरी 2 से 3 पत्तियों के नीचे पत्तियां किनारे से पीली पड़कर सूखने लगती हैं एवं झुक जाती हैं। इस रोग के नियंत्रण हेतु रोगरोधी किस्म जैसे COJN 86-141 लगाना चाहिए। खेत से जल निकास की उचित व्यवस्था कर देनी चाहिए। बीज उपचार कार्बनडेजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर करना चाहिए। आइए अब चर्चा करते हैं गन्ने की कटाई के बारे में। फसल की कटाई उस समय करें जब गन्ने में सुक्रोज की मात्रा सबसे अधिक हो, क्योंकि यह अवस्था थोड़े समय के लिए ही होती है। कटाई से पूर्व पकाव सर्वेक्षण करें। इस हेतु रिफ्लेक्टोमीटर का उपयोग करें। यदि माप 18 या इसके ऊपर है तो गन्ने की परिपक्व होने का संकेत है। गन्ने की कटाई सतह से करनी चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर गन्ने की खेती करते हैं तो लगभग 1000 से 1500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक गन्ने की उपज प्राप्त कर आप अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्रदेश में जिन किसानों ने सोयाबीन, गेहूं फसल चक्र के अंतर्गत गेहूं की फसल लगाई है, उनकी फसल परिपक्व होकर कटाई हेतु तैयार होगी तो इसकी उपज का बाजार भाव अच्छा मिले। इसके लिए कटाई से पूर्व तथा फसल की कटाई, गहाई एवं भंडारण करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा, जिला रतलाम के वैज्ञानिक डॉक्टर SB शर्मा। किसान भाइयों को वर्तमान में जो गेहूं की फसल खड़ी है उसमें कुछ सामयिक सलाह देना चाहता हूं। प्रथम तो बात यह है कि जिन किसान भाइयों ने एक से ज़्यादा वैरायटी लगाई है, जो किस्में लगाई हैं, उनमें यदि बीज उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें रोगिंग जरूर करें। जो भिन्न पौधे दिखाई देते हैं किस्म से भिन्न, उनको निकालें। और यदि गेहूं हमारा अभी वर्तमान में
दाने की स्टेज है और दूध भर रहा है तो सिंचाई निश्चित रूप से की जाए, बहुत अनिवार्य है। इससे हमारी उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो सिंचाई करें। ज़्यादा कठोर होने पर गेहूं हार्ड हो जाए तो सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं है। यदि सिंचाई देंगे तो फिर गेहूं का कलर हमारा लाइट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें। कटाई करें तो कटाई के समय ध्यान रखें कि संपूर्ण फसल पक जाने के बाद जब हमारी दाना देख लें उसमें पूरा पक गया है और बाली हल्की सफ़ेद हो गई है, तो ऐसी स्थिति में कटाई करें। और कटाई करते समय ये ध्यान रखें कि कुछ किसान भाई या मालवा क्षेत्र में ज़्यादातर बहुत ऊंचे ऊपर से गेहूं को काट देते हैं, जिससे फिर उनको बाद में उसको जलाते हैं। तो ये हमारे कृषि उसमें किसी भी हिसाब से वातावरण और हमारी ज़मीन के हिसाब से दोनों के लिए नुकसानदायक है। तो करीब 4 इंच नीचे से कटाई करें, जिससे उनको बाद में दिक्कत नहीं जाएगी। गेहूं को कटाई उपरांत ध्यान रखें कि 3 से 4 दिन तक उसको अच्छी तरह सुखाएं खेत में, क्योंकि जब हम कटाई करते हैं तो करीब 18 से 20% तक नमी होती है। खेत में सुखाएं, उसके बाद फिर थ्रेसिंग करें तो अलग अलग किस्मों के अनुसार थ्रेसिंग करें। यदि हम बीज ले रहे हैं तो अलग अलग किस्म के अनुसार साफ सफाई करते हुए थ्रेसिंग करें, और थ्रेसिंग के उपरांत भी बीज को गेहूं को सुखाना है। प्रायः देखने में आता है गेहूं में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं और वो भी नमी के कारण ही होता है ये सब, तो इसलिए पूरी तरह से सुखाएं। प्रायः जो देखा गया है कि जब हम कटाई करते हैं उस समय हमारी फसल की नमी 18 से 21 तक पाई जाती है, और उसके बाद फिर हम उसको थोड़ा खेत में ही छोड़ देते हैं बंडल बना के। उस समय भी ये नमी हमारे पास करीब 14 से 16% होती है। फिर जब हम थ्रेसिंग करते हैं तब लगभग फिर भी हमारी 12% के थ्रेसिंग के पश्चात भी 12% नमी रह जाती है, जो कि उसी समय भंडारण करना भी उचित नहीं है। भंडारण में हमें 10% पे नमी को लाना है। इसके लिए हमें थ्रेसिंग के पश्चात भी बीज को हमको सुखाना होगा, और इस सुखाने के लिए हम अच्छी धूप में इसको 2 दिन तक सुखा दें तो हमारे बीज में जो नमी है वो 10% तक आ जाएगी। और इसकी पहचान तो सिंपल यही है कि किसान भाई मुंह में डालें बीज को, और जब हम उसको चबाएंगे तो कट की आवाज़ होगी, तो समझ लेना चाहिए 10% की नमी हमारी आ चुकी है। उसके बाद ही हम इसका भंडारण कर सकते हैं, और कुछ ग्रेडिंग के पश्चात ही हम बीज का भंडारण करें। भंडारण में ध्यान ये देना है कि पहले तो सबसे उचित तो यह है कि हम पूसा जो बिन आती है गोल आकार की कोठी, उनमें ही भंडारण बीज का उचित होता है। थैलों में भंडारित करना चाहते हैं तो या तो नए थैले खरीदें, और नए भी बार बार महंगे होते हैं। यदि हमारे पास पुराने बारदान हैं तो हम उनमें भी भंडारित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हम उनको मेलाथियन जो दवा आती है वो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना लें, और उसमें थैले को डुबो के सुखा दें। और सुखाने के पश्चात हम यदि उसमें अच्छी तरह सूखने के बाद भंडारित करते हैं तो हमारी बीज की गुणवत्ता बराबर बनी रहती है और बीज खराब होने का कोई चांस नहीं होता है। तो जो भी हम गेहूं की बोरे लगा रहे हैं वो कम से कम दीवार से 1 मीटर दूर लगाएं, जिससे दीवार के सारे आने वाली नमी से बचाया जा सके, और बीज हमारा सुरक्षित रहे अगले साल। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।